नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। अजमेर कांग्रेस ने बिजली के बिल को लेकर जनता को किया आश्वस्त, कहा बिजली के बिल किसी कारणवश नहीं भरने पर नहीं कटेगा कनेक्शन। आज अजमेर कांग्रेस जिलाध्यक्ष विजय जैन ने अजमेर की जनता को आश्वस्त किया है कि अगर वह बिजली का बिल भरने में असक्षम है तो वह बाद में भी भर सकते हैं। इस बीच उनका कनेक्शन नहीं कटेगा, न ही किसी प्रकार से कोई पेनल्टी ली जाएगी। इसको लेकर अजमेर कांग्रेस की ओर से ऊर्जा मंत्री BD कल्ला से भी बातचीत की जाएगी और प्रशासन से भी इस बारे में बातचीत की जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार राजस्थान के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सजगता के साथ कार्य कर रहे हैं तो उनकी पहली प्राथमिकता यही है कि राजस्थान की जनता को किसी प्रकार से कोई परेशानी ना हो। इसलिए अजमेर कांग्रेस की ओर से इस बारे में आगे की बातचीत की जाएगी। इसके अलावा विजय जैन का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा टाटा पावर के साथ एग्रीमेंट 20 साल का किया गया है। अब इसमें प्रदर्शन करने से भी कुछ नहीं होगा, लेकिन राज्य सरकार द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जनता को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। बिजली के बिल पर 2% चार्ज बढ़ाने की बात कही है, इससे लेके आपको देखिए, जब आप मान के चलें, अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, राजस्थान सरकार ने अगर आश्वासित किया है कि उन लोगों के ऊपर किसी भी तरह की कोई पेनल्टी नहीं लगी और किसी का बिजली का कोई भी कनेक्शन नहीं कटेगा, तो आप निश्चिंत रहें, किसी के साथ भी ऐसा नहीं होगा। अपनी सहूलियत से जो पैसे जमा कराएं, जिसके पास पैसे हैं वो अभी जमा कराएं, जिस पे नहीं है उसके लिए हम पूर्ण रूप से बात करेंगे। और ऐसा किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं होगा कि पैसे जमा नहीं कराने के अभाव में उसका जो कनेक्शन काटा जाए या उस पर फिजूल की जो है पेनल्टी ली जाए। उसके लिए हम यहाँ MD साहब से भी बात करेंगे और हमारे सरकार में हमारे BD कल्ला जी जो ऊर्जा मंत्री हैं उनसे भी हम बात करेंगे। किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं आने देंगे, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी पूर्णतः सजग हैं कि यहाँ राजस्थान की जनता को किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं हो। मुझे आपने पहले जब ये आपकी सरकार ने थी उस समय आपने टाटा पावर का विरोध किया, अब क्यों नहीं करते? देखिए, ये तो अब विरोध करके क्या करूँगा, उन्होंने तो एग्रीमेंट कर दिया ना। अब जो जिस व्यक्ति ने, जिस सरकार ने 20 साल के लिए एग्रीमेंट कर लिया, आज मैं विरोध करके क्या करूँगा? वो तो अपना काम करेगा। उनका एग्रीमेंट किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और उस सरकार के इस चीज़ को अजमेर की जनता पूर्ण याद रखेगी कि आज कोई भी राहत मिल रही है तो सरकार की तरफ से तो मिल जाएगी, लेकिन प्राइवेट कंपनी उस राहत को देने में असक्षम होती है। लेकिन हम पूर्ण रूप से हमारी सरकार से प्रयास करेंगे कि उनको, टाटा पावर को भी बाध्य करें कि किसी भी तरह से आम आदमी को कोई परेशानी नहीं होने दें। कांग्रेस जनों ने पुलिस कप्तान से की कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्र में लोगों को राहत देने की मांग। पुलिस कप्तान को राष्ट्रदीप ने जल्द इस पर रिव्यू करने का दिया आश्वासन। इस मामले को लेकर कलेक्टर से करेंगे बातचीत। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन लगभग 2 महीने से जारी है, लेकिन अजमेर में क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में भी कर्फ्यू लगा हुआ है, जहां के कई मरीज ठीक हो चुके हैं और अपने घर भी पहुंच चुके हैं, लेकिन वहां पर अभी भी कर्फ्यू लगा हुआ है। ऐसी स्थिति में वहां के क्षेत्रवासी काफी परेशान हो रहे हैं। इसलिए आज कांग्रेस जिलाध्यक्ष विजय जैन व पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार जयपाल सहित कई कांग्रेसी पुलिस कप्तान से मिले और उन्हें बताया कि कर्फ्यू इलाके में जो लोग हैं उनको भी राहत दी जाए, क्योंकि अब वहां पर जो मरीज पॉजिटिव मिले थे वह ठीक होकर अपने घर पहुंच चुके हैं। इसलिए वहां पर भी राहत दी जाए ताकि वहां के लोग परेशान ना हो। इस पर पुलिस कप्तान को और राष्ट्रदीप का कहना है कि इस मामले को लेकर कलेक्टर और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत की जाएगी, जिसके बाद कलेक्टर जो निर्णय लेंगे उसके तहत कार्य किया जाएगा। हम आज यहाँ जिलाधीश महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय से, डॉक्टर राजकुमार जयपाल जी, हमारे प्रवक्ता जी, हम लोगों ने यहाँ अपनी बात रखी कि जिस तरह शहर में कर्फ्यू 28 मार्च से लगा हुआ है, उन क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में कोई अभी पॉजिटिव नहीं है, 28 मार्च के बाद कोई पॉजिटिव भी नहीं मिला और उन लोगों को उनके घर भी वापस भेज दिया गया है, बिल्कुल स्वस्थ होकर वो घर पहुँच चुके हैं। उस वजह से काफ़ी बड़ा एरिया एक जो अफेक्टेड हो रखा है, जहाँ पूरा कर्फ्यू ग्रस्त एरिया को इन्होंने घोषित कर रखा है और वहाँ लोगों का जनजीवन बिल्कुल जो है ठप सा पड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में हमने SP साहब, कलेक्टर साहब को कहा है कि वापस उसकी पुनः समीक्षा करें और उस क्षेत्र के लोगों को भी राहत दी जाए, जो क्षेत्र अब बिल्कुल जो है नेगेटिव आ रहे हैं और वहाँ सारी जाँचें भी हो चुकी हैं, कोई व्यक्ति वहाँ पॉजिटिव नहीं आ रहा है और वो लोग जो पॉजिटिव आए थे वो घर भी पहुँच चुके हैं। लगभग 50-52 दिन हमारे होने को आ गए, तो अब उन लोगों को भी हम इस चीज़ से राहत दिलाएं, इसकी बात की और हमें आश्वासित किया है जिलाधीश महोदय ने भी, जिला पुलिस अधीक्षक महोदय ने भी, कि हम बहुत शीघ्र ही जो है इसकी 1-2 दिन के अंदर ही इसकी समीक्षा करके और पुनः जो है कर्फ्यू क्षेत्र और नॉन कर्फ्यू क्षेत्र की जो है घोषणा करेंगे। हाँ, देखिए, अभी कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल आया था मेरे पास में, जो कि दरगाह क्षेत्र के आसपास की जो एरियाज़ हैं जहाँ पर कि कर्फ्यू लगा हुआ है काफ़ी लंबे समय से, उस कर्फ्यू क्षेत्र को रिव्यू करने के बारे में उन्होंने एक ज्ञापन दिया है। तो इस बारे में हमारी कलेक्टर साहब से पहले भी बात हुई है। कलेक्टर साहब इसको रिव्यू करेंगे, हम लोग मीटिंग में डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या किया जाना चाहिए। और उसके अजमेर में आज 4 और नए पॉजिटिव मामलों की पुष्टि, 2 नसीराबाद के और 2 बताए जा रहे हैं पीसागन के। आज 4 मरीजों को किया गया डिस्चार्ज।
डॉक्टर संदीप माहेश्वरी ने जानकारी देते हुए बताया कि अजमेर में आज 2 बजे तक की रिपोर्ट के हिसाब से 4 और पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिसमें 2 नसीराबाद के और 2 पीसागन के बताए जा रहे हैं। माहेश्वरी ने यह भी बताया कि ये पॉजिटिव या तो प्रवासी या फिर प्रवासी के संपर्क में आने से पॉजिटिव हुए हैं। इसके अलावा आज 4 और मरीजों को डिस्चार्ज करके क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया है। अजमेर में पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 43 रह चुकी है। माहेश्वरी का कहना है कि जल्दी सबकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आएगी और सभी को क्वारंटाइन सेंटर भेजा जाएगा। आपके पास जो उपलब्ध जानकारी है उसमें 4 पॉजिटिव मरीजों का और इजाफा हुआ है और वो चारों इस डिस्ट्रिक्ट के विभिन्न स्थानों से हैं। 2 नसीराबाद के हैं और 2 पिसागन के हैं और जो उपलब्ध जानकारी है वो सभी लोग प्रवासी या प्रवासी के कॉन्टैक्ट में हैं। और साथ ही साथ हमने 4 और पॉजिटिव मरीजों को डिस्चार्ज करके क्वारंटीन सेंटर भेजा है और इस प्रकार हमारे पास एक्टिव केसेस की संख्या केवल 43 रह जाती है। और जो भी मरीज़ हैं वो सब स्वस्थ हैं, सभी मतलब स्वस्थ से मतलब कोई माइल्डली सिम्टोमेटिक हैं या कुछ एसिम्टोमेटिक हैं। और जैसे जैसे उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आती जाएगी हम बहुत जल्दी उनको डिस्चार्ज करके क्वारंटीन से। जिला कलेक्टर ने किया दरगाह क्षेत्र का दौरा, पुलिस जाब्ता और प्रशासनिक अधिकारी भी रहे उपस्थित। कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र को किया जा सकता है छोटा। आज अजमेर जिला कलेक्टर सुमन शर्मा पुलिस जाब्ता प्रशासनिक अधिकारियों के साथ दरगाह क्षेत्र में पहुंचे, जहां पर उन्होंने निरीक्षण किया। क्षेत्र में किस प्रकार के हालात हैं, लोग किस तरह लॉकडाउन की पालना कर रहे हैं, उस बारे में जानकारी जुटाई। दरगाह क्षेत्र में बड़ी संख्या में पॉजिटिव मिलने के बाद दरगाह क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया था, जो अभी भी जारी है। इस पर कलेक्टर का कहना है कि जल्दी अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधियों के साथ बातचीत करके इस कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र को छोटा किया जा सकता है। इसके अलावा मुस्लिम समुदाय का महत्वपूर्ण पर्व ईद पास में है। कलेक्टर ने अपील किया कि सभी इस पर्व को अपने घरों में रहकर ही मनाएं। राज्य सरकार के डायरेक्शंस जो 18 मई को आए थे लॉकडाउन 4 के संबंध में, उसकी पूरी पालना अजमेर में कराई जा रही है। और अजमेर में जो ये दरगाह और आसपास का क्षेत्र है जिसमें जो हमारा हॉटस्पॉट है मोची मोहल्ला, वहाँ पे अभी भी कर्फ्यू लगा हुआ है। और उसी के क्रम में जो आज हम लोगों ने ये पूरे क्षेत्र का दौरा किया है, प्रशासन के साथ पुलिस की पूरी टीम साथ में है। ये देख रहे हैं कि जो अभी 18 मई के बाद जो नए बदलाव आए हैं, जो रिलैक्सेशंस दिए गए हैं, उसकी पूरी पालना की जा रही है या नहीं की जा रही है, वो हम लोगों ने आज इसका भ्रमण करके आज जायज़ा लिया है। और आने वाले समय में जो ये कर्फ्यू का क्षेत्र है उसको हम और छोटा करेंगे। उसके संबंध में हम सभी हमारे जो भी अधिकारी हैं उनके साथ चर्चा कर रहे हैं। जनप्रतिनिधिगण के साथ भी लगातार चर्चा की जा रही है और बहुत जल्द इस पर कोई फ़ैसला करके हम कर्फ्यू क्षेत्र को छोटा करने के लिए हम कोई निर्णय लेंगे। और ये उम्मीद करते हैं कि जो रिलैक्सेशंस दिए गए हैं उसके साथ साथ सरकार ने जो मास्क पहनने के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जो नॉर्म्स बनाए हैं इसकी सभी लोग पालना करें। नहीं तो फिर जो अभी कंट्रोल में है, हमारे अजमेर में अभी काफ़ी अच्छा कंट्रोल हो गया है। ज़्यादातर लोग 85% से ज़्यादा नेगेटिव होके जा चुके हैं अपने घरों में। तो आने वाले समय में हम सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और ये सारे नियमों को हम फॉलो करें। 144 अभी भी लगा हुआ है तो 4 से ज़्यादा लोग कहीं नहीं निकले, ये हम सुनिश्चित करना चाहेंगे। ईद को लेकर किस तरह की अपील करना चाहते हैं? जैसा कि हम सभी जानते हैं लॉकडाउन लगा हुआ है, सेक्शन 144 है और धार्मिक गतिविधि और मंदिर मस्जिद में किसी भी तरह की जो है उसके ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है। तो मैं ये अपील करना चाहूँगा सारे अजमेर वासियों से कि ईद का पर्व है, शांति अमन का पर्व है और इसे अपने घर में रह के ही अपने जो है वो उसको मनाएं। आपने सब नया दौरा किया है, उसके बाद यही सामने आई बताइए ना। हमने ये देखा है कि जो लॉकडाउन के का जो 4th वर्जन है 18/5 को जो ऑर्डर्स आए हैं उसके बाद जो रिलैक्सेशन मिला है, लोगों की गतिविधि बढ़ी है, काफ़ी राहत मिल रहा है लोगों को। जो बाहर में उनके दुकान वगैरह खुल गए हैं और आने जाने की जो छूट मिली है, इसके साथ साथ एक जिम्मेदारी भी है जो सभी को उसकी पालना करनी चाहिए। मास्क लगा के आएँ, सोशल डिस्टेंसिंग की नॉर्म्स फॉलो करें। अजमेर में फोटो और वीडियोग्राफर्स हो रहे हैं परेशान। कोरोना काल के बीच आर्थिक मंदी से हैं परेशान। आमदनी नहीं होने की वजह से परिवार के पालन पोषण पर संकट। अजमेर में कई वीडियोग्राफर और फोटोग्राफर की हालत यह है कि पेट भरने के लिए वे एक दूसरे की मदद के मोहताज हो गए हैं। अजमेर फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष ने बताया कि यह समय उनके रोजगार के लिए अच्छा होता है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से कुछ भी कमाई नहीं हो पाई। ऐसे में हमारे सामने संकट की है।
अपने परिवार की ज़रूरत कैसे पूरी करें। उन्होंने कहा कि शादियाँ इस वक्त होती हैं जिससे हमारी कमाई होती है, वहीं स्कूल कॉलेज खुलने से विद्यार्थियों को फोटोग्राफ्स की आवश्यकता हुआ करती थी। किसानों एवं आमजनों को भी आवश्यक दस्तावेजों पर फोटो लगाने के लिए चाहिए होती है, परंतु इस लॉकडाउन की वजह से हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वीडियोग्राफर राहुल राठौर ने बताया कि लॉकडाउन में रोजगार नहीं मिलने से आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। वीडियो और फोटोग्राफर को सरकार और प्रशासन की ओर से किसी तरह की कोई राहत नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने वाले परेशान हैं। हालांकि एसोसिएशन की तरफ से उन्हें मदद के तौर पर कुछ खाद्य सामग्री दी जा रही है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। उन्होंने बताया कि एसोसिएशन की भी अपनी एक सीमा है। शहर में सभी जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों से फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने वाले लोगों को राहत देने के लिए गुहार लगाई है। लॉकडाउन को 50 से ज़्यादा का दिन बीत चुका है। लॉकडाउन के बाद अब किस तरह की स्थिति है आप लोगों की, किस तरह का व्यापार है और क्या आर्थिक स्थिति है? सर लगभग लॉकडाउन को 50 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। आज हमारी स्थिति यह हो गई है कि ना तो हमारी तरफ सरकार ध्यान दे रही है, ना प्रशासन ध्यान दे रहा है, ना केंद्र सरकार ध्यान दे रही है। इसके अंतर्गत स्थिति ऐसी हो गई है भैया कि आपको क्या बताएं कि आज फोटोग्राफ़र के जो परिवार को पालना, फोटोग्राफ़र अपने परिवार को पालने में बिल्कुल असमर्थ सा दिखाई दे रहा है। आज जो हमारे भाई हैं वह आज इस कंडीशन में पहुंच गए हैं कि उनके लिए आगे का जो ये व्यवसाय है वो बिल्कुल अंधकार की तरफ चला गया है। क्योंकि अभी ये 6 महीने अभी होली के बाद से जस्ट सीज़न बंद था, उसके बाद होली के बाद खुलने वाला था और उसी के बीच केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी, जो कि 22 मार्च से स्टार्ट है लॉकडाउन। और आज ये स्थिति हो गई कि 50 दिन से ऊपर हो गए हैं। अब जो 22 मार्च से लेकर आज तक का लॉकडाउन है वो करीब 50 दिन से ऊपर हो चुका है, जिसमें कि हमने जो हमारे पूर्व में फोटोग्राफी और इसके वीडियोग्राफी का जो काम किया था कस्टमर्स का, वह कस्टमर्स को हम तैयार करके भी दे चुके हैं। जैसे दिसंबर जनवरी का काम जो हमने किया था वो तैयार करके दे चुके हैं। लेकिन आज कंडीशन ये है कि अगर आज हम उनको पैसे के लिए कॉल करते हैं तो वह लोग भी देने के लिए असमर्थ हैं, क्योंकि आज नेचुरल है, बट वो भी काम नहीं कर पा रहे हैं तो वो भी हमको कहाँ से देंगे। अब हमारी तो ये कंडीशन हो गई, जो हमारे पास जमा था वो भी हमने कस्टमर के काम में लगा दिया और उसको काम दे दिया। कस्टमर हमको दे नहीं रहा है तो हमारे पास तो पैसे इनकमिंग तो कहीं से है ही नहीं। घर में हम भी बैठे हैं, आज जो खर्चे हैं वो यथावत बने हुए हैं। घर के खर्चे, बच्चों की स्कूल की फ़ीस है और दुकान का किराया है, सभी चीज़ें। और ऐसे में सरकार हमको नज़रअंदाज कर रही है। दुकानें खोलने की कहीं परमिशन है नहीं, सभी चीज़ों की दुकानें लगभग खोलने की परमिशन राज्य सरकार दे चुकी है, लेकिन फ़ोटोग्राफ़र का कहीं जिक्र नहीं है। आज अगर कोई राहत सामग्री की लिस्ट सरकार द्वारा जारी की जाती है तो उसमें भी कहीं फ़ोटोग्राफ़र का नाम नहीं है। आप देख लीजिए, मेरे पास एक लिस्ट है जो कि राज्य सरकार के द्वारा या प्रशासन के द्वारा जारी की गई थी कि इन 26 लोगों को राशन दिया जाएगा राहत सामग्री के रूप में, लेकिन आज सरकार ने उसको फ़ोटोग्राफ़र को तो कहीं उसमें इंक्लूड ही नहीं किया। इसी तरीके से दुकान खोलने की लिस्ट जारी होती है, उसमें कहीं फ़ोटोग्राफ़र का नाम नहीं। सर आज हम आपको बताएं, राजस्थान में, पूरे राजस्थान की बात करता हूं खाली मैं, कि अगर राजस्थान के अंदर जैसे ही सीज़न स्टार्ट होता है उससे पूर्व में फ़ोटोग्राफ़र्स जो तबका है नए नए इक्विपमेंट खरीदता है, नए नए कैमरे ख़रीदता है, जिससे कि राजस्थान सरकार को, राज्य सरकार को वह GST RST के रूप में टैक्स पेड करता है उस कैमरे के ऊपर, और राज्य सरकार उस टैक्स को अपने कोष में जमा करती है। और टैक्स लेने के बावजूद हमारी तरफ ध्यान नहीं है। आज है ना फ़ोटोग्राफ़र जो क्या कहते हैं, फ़ोटोग्राफ़र भाई है हमारे, उनके लिए किसी प्रकार की कोई राहत की घोषणा नहीं की गई, किसी आर्थिक पैकेज की घोषणा नहीं की गई। अच्छा, जुड़ाव की मैं बात करूं तो कितने लोग इस व्यापार से जुड़े हैं? सर अमूमन मैं समझता हूँ अजमेर की अपन एक छोटा अपना शहर है, स्मार्ट सिटी अजमेर शहर है, उसकी मैं अगर बात करूँ तो अजमेर में लगभग 2000 फोटोग्राफ़र वीडियोग्राफ़र भाई है। अगर इससे जुड़े हुए व्यवसाय अगर और अपन इंक्लूड कर दें तो कम से कम ये संख्या बढ़कर 4000 4500 पहुँच जाती है, जो इस व्यवसाय फ़ोटोग्राफी व्यवसाय से लोग बाग जुड़े हुए हैं। अगर आज आप उनके परिवार का आकलन करें, 4.5 नहीं, आप तो मैं कहता हूँ 5000 मानिए, 5000 लोग इससे जुड़े होंगे। अगर पर फोटोग्राफ़र या पर इस व्यवसाय से जुड़े भाई का अगर एवरेज लगाएं, चार जनों का भी एवरेज लगाएं तो आप संख्या लगा सकते हैं। कम से कम 5000 को आप 4 से गुणा कीजिए, 20,000 लोग हो गए। 20,000 लोग प्रभावित हो रहे हैं और फिर भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार, प्रशासन का कोई गौर नहीं है। अच्छा, नुकसान की बात करें तो अब तक कितना नुकसान हुआ है? साहब नुकसान देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हुआ है, क्योंकि आज एक फ़ोटोग्राफ़र जो अपन एक छोटे से छोटा फ़ोटोग्राफ़र का अगर बिल ले ले तो वो लगभग 30 से 40 हज़ार रुपये का बैठता है।
40,000 में अगर वो अपना 25% इसमें प्रॉफिट भी मानता है तो एक फ़ोटोग्राफ़र को 10,000 रुपये तो एक पर वेडिंग, छोटी वेडिंग में मिलती ही हैं। अगर छोटी वेडिंग भी वो करता है, छोटे से छोटी वेडिंग भी करता है तो 10,000 रुपये मिलते हैं। अगर आज वो साल भर में छोटी वेडिंग भी करता है, 20 वेडिंग भी करता है तो उसका 2 लाख रुपए का उसका लगभग वो बैठता है, जिससे कि वो अपने परिवार का खर्चा वहन करता है, अपने सामाजिक कार्य, सामाजिक दायित्व निभाता है। ऑल ओवर बात करें तो हम कितना नुकसान होगा? ऑल ओवर तो सर इसकी कोई सीमा नहीं है, अगर बताना चाहूँगा तो, क्योंकि आज हर फोटोग्राफ़र अपनी कला को अपने हिसाब से दे रहा है, तो लगभग जो है करोड़ों रुपए का आर्थिक नुकसान इस इंडस्ट्रीज़ को और इस फील्ड को हुआ है। कितना समय लगेगा अब इससे उभरने को? सर उभरने की बात जो है कि देखिए अभी ये सीज़न बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर है, क्योंकि जुलाई में लगभग सीज़न देव सोनी ग्यारस जो जिसे हम बोलते हैं वो जुलाई की है, और जुलाई में अभी शादियां सरकार ने प्रतिबंधित कर दी है, फ़ोटोग्राफ़र की कहीं एंट्री नहीं है, और ऐसा मैसेज भी व्हाट्सएप पर और सोशल मीडिया पर वो जो हो रहा है जारी कि अगर फ़ोटोग्राफ़र कहीं फ़ोटो खींचता हुआ पाया गया तो उसे जेल होगी, उसके आर्थिक रूप से दंड लिया जाएगा। तो ये वाला सीज़न तो गया ही गया सर। अब आगे नवंबर में क्या सरकार गाइडलाइन लेके आती है वो एक अलग चीज़ है, प्लस जो अगर सरकार, मैं समझता हूँ 50 लोगों की जो गाइडलाइन अभी जारी कर रखी है, अगर उसको यथावत रखती है तो मैं ये समझता हूँ कि ये व्यवसाय पूरी तरह आने वाले सीज़न में भी अंधकार की ओर जा चुका है। मेरा नाम संतोष कुमार सेन, उपाध्यक्ष अजमेर फोटोग्राफर एंड वीडियोग्राफर एसोसिएशन अजमेर। किस तरह की स्थिति है कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के बाद में फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की अगर हम बात करें तो किस तरह की आर्थिक स्थिति खराब होगी? फोटोग्राफर की देखा जाए स्थिति तो बहुत ख़राब हो जाए, क्योंकि जिस तरह अभी कोरोना महामारी के चलते हुए संपूर्ण लॉकडाउन के कारण ये बिज़नेस भी काफ़ी टाइम तक बंद रहा। जिस तरह कई शादियां हमारी कैंसिल हुई उससे काफ़ी प्रभाव पड़ा, और जिस तरह अभी देखा जाए कि ये बिज़नेस अभी कुछ माह तक संचालित नहीं होगा, क्योंकि सरकार के कुछ जो नियम और जो आदेश हैं उनको हमारे को पालना करना पड़ेगा। जिस तरह सरकार ने कहा है कि कोई भी आयोजन में 50 से ज़्यादा व्यक्ति नहीं आए, उसको देखते हुए कई गार्डन, कई ऐसे इवेंट वाले हैं जिनने हमारे बिज़नेस को भी हैक कर लिया है। उन्होंने अपने ऐसे कोई पैकेज बना दिए हैं, 51,000 का पैकेज है, 1 लाख का पैकेज है, उसमें हमारे बिज़नेस को भी सम्मिलित कर लिया है। जहाँ तक मेरा मानना है, हमारे बिज़नेस में आज एक पार्टी के एवरेज में हम 51,000 खुद का बिल बनाते हैं, 1 लाख बिल बनाते हैं। अगर वो सारी चीज़ें खाने से लेके डेकोरेशन से लेके वरमाला तक 51,000 में अगर कस्टमर को प्रोवाइड की जाएगी तो इस तरह फोटोग्राफर की स्थिति आने वाले समय में पुलिस कप्तान ने दी ईद की शुभकामनाएं, लोगों से घरों में ही ईद मनाने की अपील। वेबिनार के माध्यम से पुलिस जवानों को सौवे की सुरक्षा रखने के लिए दी गई ट्रेनिंग। आज पुलिस कप्तान ने सभी लोगों को ईद की शुभकामनाएं दी। ईद का पर्व आने वाला है, ऐसे में हर साल चहल पहल रहती है, परंतु कोरोना वायरस की वजह से त्यौहार हर्षोल्लास से नहीं मनाए जा रहे हैं। इसके तहत लोग ईद का पर्व भी अपने घरों में ही रहकर मनाएंगे। इसको लेकर पुलिस कप्तान ने अपील किया है कि लोग अपने घरों में रहकर इस शांति के पर्व को मनाएं। ये ईद के संबंध में बहुत ही स्पष्ट है, सरकार के गाइडलाइन से बहुत ही स्पष्ट है कि कोई भी जो फेस्टिवल्स हैं या फिर नमाज़ों की बात करें या फिर आरतियों की बात करें, मंदिर और मस्जिद क्योंकि बंद हैं, वहाँ पर कोई भी नमाज नहीं होंगे, कोई भी आरतियाँ नहीं की जाएंगी, और कोई भी फेस्टिवल में गैदरिंग नहीं हो सकती है। लोगों को अपने घरों पर ही ईद मनानी है। मैं सभी हमारे साथियों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, अजमेर वासियों को, और उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि वो इन गाइडलाइंस का ध्यान रखें, कहीं पर भी एकत्र नहीं हो, मस्जिदों में नहीं जाएँ, नमाज वहाँ नहीं हो सकती है, घर पर ही आपको नमाज़ पढ़नी है। और जो भी आपकी आवश्यकताएँ हैं उसके बारे में आप हमें सूचित कर सकते हैं। उनमें से जो भी उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता हो सकती है या फिर कोई अगर राशन की आवश्यकता है या कोई अन्य दिक्कत है तो उसकी पूर्ति की जाएगी। किंतु आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ईद घर पर ही मनाएं। आप सभी को ईद की अग्रिम बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके अलावा आज पुलिस कप्तान ने बताया कि महामारी के बीच पुलिस के जवान लगातार कार्य कर रहे हैं। इसके बीच उनको अपनी सौवे की सुरक्षा किस प्रकार करनी है उसको लेकर पुलिस लाइन में एक सेशन का आयोजन किया गया, जिसमें जवानों को वेबिनार के माध्यम से ट्रेनिंग दी गई। पुलिस कर्मियों को कोरोना के समय किस तरह से अपना ध्यान रखना है, किन किन प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है, उसको लेकर के एक छोटा सा आप कह सकते हैं कि वेबिनार रखा गया है, जिसमें कि हमारे पीटीएस के प्रधानाचार्य हैं, उन्होंने सहयोग करते हुए कोविड-19 वार्ड में भर्ती बच्चे का मनाया जन्मदिन। चिकित्सकों ने ताली बजाकर गाया गीत। बच्चे की रिपोर्ट भी आई कोरोना नेगेटिव।
जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के कोविड-19 वार्ड में भर्ती किशनगढ़ क्षेत्र के एक 12 वर्षीय बच्चे का शुक्रवार को जन्मदिन मनाया गया। अस्पताल स्टाफ ने बच्चे के लिए केक मंगवाया और गाना गाकर बधाई दी। जन्मदिन पर ही बच्चे को देर शाम सबसे बड़ा उपहार मिला जब उसकी कोरोना की एक रिपोर्ट नेगेटिव आई। शनिवार को आने वाली रिपोर्ट यदि नेगेटिव आती है तो उस अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। जेएलआर अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अनिल जैन, अनिल सांवरिया आम दिनों की तरह शुक्रवार दोपहर मरीजों के आने वाली रिपोर्ट भर्ती मरीजों की जांच कर रहे थे। इसी दौरान पता चला कि कोरोना मरीज मासूम का आज जन्मदिन है। उसी समय बालक को खुशी देने के लिए जन्मदिन मनाने का निश्चय किया गया। यह जन्मदिन बच्चे की मां बहन मरीजों के साथ मिलकर बनाया गया। बच्चे की मां और बहन भी वार्ड में भर्ती है। नर्सिंग स्टाफ चिकित्सकों ने गाना गाकर बच्चे को बधाई भी दी। जय मां अम्बे ग्रुप की ओर से कोरोना कर्मवीरों का सम्मान। गुरुनानी मोहल्ले के पास किया सम्मान। पुलिसकर्मी, चिकित्सा कर्मी और मीडिया कर्मियों को हुआ सम्मान। देश में कोरोना वायरस के लेकर लॉकडाउन में काम करने वाले चिकित्सक, पुलिसकर्मी व नर्सिंग कर्मी, सफाई कर्मी, मीडिया कर्मी साथियों का सम्मान किया गया। डेलीगेट गुरुनानी मोहल्ले में आज जय अम्बे मां ग्रुप की ओर से कोरोना महामारी में काम करने वाले योद्धाओं को सफाई कर्मी, नर्सिंग कर्मी व मीडिया और पुलिस कर्मियों का माला पहनाकर व मास्क और सैनिटाइजर देकर उनका हौसला अफजाई किया गया। तुलसी सोनी ने बताया कि जब से लॉकडाउन लगा हुआ है तब से दिन रात पुलिस प्रशासन, मीडिया, सफाई कर्मी व नर्सिंग कर्मी काम कर रहे हैं। उसी के तहत आज इनका फूल माला पहनाकर, मास्क व सैनिटाइजर देकर हमने उनका सम्मान किया और ऐसे कामना करते हैं कि आगे भी इस तरह ये कार्य करते रहें। और इनकी अजमेर में भी जिस प्रकार के यह लॉकडाउन चल रहा है और यह महामारी जिसमें कि पूरी जनता दहशत में है, उसके बीच में आज हमारे जो योद्धा, जो सफाई कर्मचारी, पुलिसकर्मी, डॉक्टर, नर्सें व जो मीडिया के कर्मचारी हैं, वो सब जने मिलकर के जो इस महामारी में जनता की सेवा कर रहे हैं, मैं कहता हूँ उस जैसा कार्य कोई नहीं कर सकता है। निश्चित रूप से यहाँ पर जितने भी यह कर्मचारी है वह अपनी जान जोखिम में डाल करके और इस महामारी में योद्धाओं की तरह जनता की सेवा कर रहे हैं। आज उसके निमित्त जय मां अम्बे ग्रुप, किशन गुरुनानी मोहल्ला के ग्रुप ने उन सबका यहाँ पर अभिनंदन किया है। हालांकि ये अभिनंदन तुच्छ है, यह कहीं पर भी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, हम कोई ऐसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक बात है कि आप लोग जिस प्रकार से मानव सेवा कर रहे हैं तो हमारा ये धर्म बनता है कि आपका अभिनंदन किया जाए, आपका स्वागत किया जाए। उसके निमित्त यह कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया था और मैं आप सब लोगों का, सफाई कर्मचारी, डॉक्टर, नर्स और अपने आप मीडिया कर्मी और पुलिसकर्मी, इनका बहुत बहुत मैं मेरी ग्रुप की तरफ से आभारी हूँ कि आप जो सब सेवा कर रहे हो। भगवान आपको दीर्घायु दे और आपको इतनी हिम्मत देवे कि आपके ऊपर यह वायरस कहीं पर भी नहीं अड़े, ऐसा मेरी कामना है और ऐसा ही मेरा भगवान से यह प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तुलसी सोनी, जय मां अम्बे ग्रुप का संरक्षक। विद्यालय पार्षद नौरतमल गहलोत पर जनता ने लगाया भेदभाव का आरोप। कालबेलिया बस्ती नेहरू नगर के समस्त बस्ती वालों ने लगाया आरोप, कहा अपने चहितों में बांट रहे हैं राशन सामग्री। वार्ड 41 में कालबेलिया बस्ती नेहरू नगर के समस्त बस्ती वालों ने आरोप लगाया कि पार्षद नौरतमल गहलोत अपने चहितों को राशन सामग्री बांट रहे हैं। कालबेलिया बस्ती में लगभग 80 परिवार में 300 करीब लोग निवास करते हैं, जिनको लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा सूखी सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन यह पार्षद ने कुछ मदद नहीं की। सरकारी स्कूल में खाने का सामान मांगने जाते तो पुलिस को बुलवाकर वहां से भगा दिया जाता है। बस्ती से दौलत राम के साथ सभी ने बताया कि यहां आधे से ज़्यादा परिवार वालों के राशन कार्ड बंद है और कई परिवारों के पास कोई कागज नहीं होने के कारण लॉकडाउन में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पार्षद के लिए बताया कि वे अपने अपने लोगों को सिर्फ शक्ति नगर तालाब में ही मदद कर रहे हैं, जहाँ उनके कार्यकर्ता हैं वहीं सामान पहुँच रहा है, फिर चाहे वह ज़रूरतमंद हो या नहीं। इनकी मांग है कि पार्षद द्वारा इनकी भी मदद की जाए। आपकी क्या समस्या है? भैया कालबेलिया बस्ती में हम रहते हैं जी, और यहाँ पे हमारा पार्षद है। हाँ जी, जिनका नाम नौरत है। हाँ जी, तो वो लोग क्या है कि कभी ये कालबेलिया बस्ती गरीब बस्ती है जी, यहाँ पे जितने भी टोटली 64 मकान है। 64 मकान में करीबन एक आदमी है, 5-5 आदमी है जी। टोटल राशन कार्ड है इनके पास। हाँ जी, तो भी इनको राशन नहीं मिलता है जी। बिल्कुल, राशन नहीं मिलने के बाद पार्षद को कई रिपोर्टर भी आए, अभी 4-5 दिन पहले रिपोर्टर भी आया था। वो रिपोर्टर कह रहा था भाई क्या कारण है, क्या बात है, तो उन्होंने बोला कि भाई क्या कारण है। हमने बताया भाई राशन नहीं मिल रहा है, खाने पीने को नहीं मिल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, गरीब बस्ती है, गरीब बस्ती में कोई सूखा गीला कुछ तो गीला दिलाया जाए।
कुछ तो गिला वार्ड कौन सा आपका? ये वार्ड 41 हमारा। वार्ड 41 है। और यहाँ पे किसी प्रकार एरिया कालबेले बस्ती? कालबेले बस्ती टोटल गरीब बस्ती है ये। जी। कालबेले बस्ती में कोई भी कितने परिवार रहते हैं यहाँ पर? इसमें करीबन 400-500 तो मान के चलो भाई एक परिवार में। आप लोगों को अभी तक कोई सुविधा नहीं कोई मिली? सुविधा नहीं है, किसी प्रकार से कोई सुविधा नहीं है। कोई देखने और नहीं वहाँ आता। यदि कुछ लेने जाते हो तो आपके डंडे और मारते हैं लोग। डंडे मारते हैं और यहाँ तक कभी लाइटें बंद हो जाती है, कभी क्या हो जाता है, कोई संभालने नहीं आता। पानी की भी कोई सुविधा नहीं है? पानी की कोई सुविधा नहीं है। लाइटें जितनी भी है चालू नहीं है? कभी चालू होती है, कभी चालू होती है, कभी बंद होती है। बंद हो जाती है, कभी चालू हो जाती है, उनका कोई वो नहीं है। अच्छा, सबसे पहले तो ये अब आप क्या चाहते हो ये बताओ? वार्ड पार्षद साहब को हम निवेदन करेंगे जल्द से जल्द कोशिश करके इनको राशन दिलवाए और इनको जो गरीब है परिवार उनको निवेदन किस प्रकार से करोगे? निवेदन ये नहीं, अभी भी सुने अभी भी हमारी आवाज़ को सुने। अभी तक कोई बात ही नहीं आए संभालने, अब संभालने आ जाओ। कहते हैं कि दिन का भूला रात को घर आ जाए, उसको कहते हैं हम तो अभी भी संभालने आओ। आपका नाम बताइए। हमारा नाम दौलत राम है जी। खबरें विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonn.com। सच के साथ।